जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता था कि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार बीएससीसी की भी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से कराई जा रही है। बिहार जो अभी एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है ना, वो उसकी तैयारी हम लोग अभी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का जो बुक था, रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया था, प्रीवियस ईयर का जो बुक था जिसमें टोटल 12 सेट्स दिए गए थे, उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है। पहले का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सेट लगाएं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को सारा लिंक दे दिया गया है। तो देखिए, आज से हम लोगों का एक नया क्लास स्टार्ट होता है जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन की तरफ से ही निकाला गया है। ये क्या है? तो यह एक टेस्ट सीरीज है विथ डिस्कशन के साथ। हम लोग इसे पढ़ेंगे विथ डिस्कशन के साथ, हर एक पॉइंट को देखेंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे, क्या कह रहा है, कैसे होगा और क्यों नहीं होगा। ठीक है, हर चीज हम इस क्लास में देखेंगे। और देखिए, इसमें टोटल 24 सेट्स दिए गए हैं। आज का क्लास हम लोग का है पहला सेट है, आज का हम लोग का पहला सेट है, स्टार्टिंग डे है। ठीक है, ये भी वॉल्यूम 1 ही है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आप लोगों को अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार बीएससीसी की डेली 2 से 3 क्लास लिए जाएंगे और बिहार दरोगा का भी 2 से 3 क्लास डेली लिया जाएगा। डेली आप लोगों को 4 से 5 वीडियो जरूर से जरूर वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि बिहार बीएससीसी और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 16वीं शताब्दी के किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे 1 रुपए का नाम दिया था। ठीक है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपया का नाम दिया था। तो वो कौन से शासक थे? तो उनका राइट आंसर इसका हो जाएगा शेरशाह सूरी थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शेरशाह सूरी थे। देखिए, 16वीं शताब्दी में भारतीय शासक शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया था और इसे रुपया का नाम दिया था। ठीक है, और देखिए कि शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का जारी किया था। ठीक है, कितने ग्रेन का? तो 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का जो है शेरशाह सूरी ने पहली बार जारी किया था। और 380 ग्रेन का जो था वो तांबे का सिक्का था। ठीक है, 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया गया था। तांबे का क्या चलवाया गया था? तांबे का दाम चलवाया गया था। और थर्ड नंबर पॉइंट कर रहा है हमारा कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम आप लोग को बता ही देते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। ठीक है, क्या था? फरीद फरीद खान था। ठीक है, शेरशाह के बचपन का नाम था। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं शिव खेड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिव खेड़ा है। और देखिए, शिव खेड़ा एक भारतीय लेखक है। शिव खेड़ा जो है यह एक भारतीय लेखक है और कार्यकर्ता और प्रेरक वक्ता भी हैं। और देखिए, शिव खेड़ा ने कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन नामक एक संगठन की स्थापना की थी। शिव खेड़ा ने कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन नामक एक संगठन की स्थापना की थी। और देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है संदीप माहेश्वरी। देखिए यहां पर दिया गया है ना, थर्ड नंबर में संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी के बारे में जान जाइए कि संदीप माहेश्वरी जो है यह प्रसिद्ध फोटोग्राफर और उद्यमी है। ठीक है, संदीप माहेश्वरी जो है ये एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर है। और दीपा कर्मकार जो है, देखिए ये डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, दीपा कर्मकार जो है यह एक भारतीय जिम्नास्टक है। ठीक है, यह एक भारतीय जिम्नास्टक है। और यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा था? यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिव खेड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए। यूनेस्को यूनेस्को विरासत स्थल और सौर मंदिर डैश राज्य की स्थित है। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? यूनेस्को विरासत स्थल और सौर मंदिर डैश राज्य में स्थित है। तो कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। देखिए, यूनेस्को विरासत स्थल और सौर मंदिर जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और महाबलीपुरम के सौर मंदिर को 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 1984 में इसे शामिल किया गया था। और देखिए कि सौर मंदिर का जो निर्माण है यह पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन के शासनकाल में बनवाया गया था। किनके शासनकाल में बनवाया गया था सौर मंदिर को? तो यह नरसिंहवर्मन के शासनकाल में बनवाया गया था। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। कितने प्रकार की?
तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है और वो तीनों का नाम आप लोग देख लीजिए, नोट करिए। चलिए इसे नोट करिए, आप लोग को हम बता देते हैं। भारत की संचित निधि, नोट करिए, पहला क्या था प्रावधान, भारत की संचित निधि। दूसरा भारत का लोक लेखा, दूसरा भारत का लोक लेखा। तीसरा नोट करिए, भारत का आकस्मिकता निधि, भारत का आकस्मिकता निधि। ये तीनों जो था यह प्रावधान दिया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग को, ठीक है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफाइनरी उत्पादक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, रिफाइनरी उत्पादक। देखिए रिफाइनरी उत्पादक जो है उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। और देखिए 8 उद्योगों में शामिल जो है उनके नाम आप लोग नोट करिए। चलिए नोट करिए, 8 उद्योगों में जो शामिल है उनके नाम बताते रहे हैं। पहला हो गया कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादक, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्वी की ओर बहने वाली नदी नहीं है, जो कि पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है यह पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में से नहीं है। और देखिए जो नर्मदा नदी है यह किधर बहती है? फिर अगर पूर्व की ओर नहीं बहती है तो इसे आप लोग बताइए किधर बहती है? यह बहती है पश्चिम की ओर। ठीक है, एकदम विपरीत बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी जो है पश्चिम दिशा में बहने वाली एक नदी है। और देखिए कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल करके गुजरात से होकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए आप लोग इसे नोट करिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। नोट करिए कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल करके गुजरात से होकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, आगे देखिए और आप लोग को बता दें कि जैसे ये तो हो गया नर्मदा नदी की पश्चिम की ओर बहती है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली और कुछ नदियों के नाम आप लोग लिख लीजिए। नोट करिए, पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ और प्रमुख नदियों के नाम नोट करिए। चलिए पहला तो हो गया नर्मदा, दूसरा होता है ताप्ती, तीसरा लूनी, चौथा माही, पांचवा साबरमती। ये सभी जो है यहाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेम डक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लेम डक। देखिए नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत और वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु लेमडक शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेमडक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा? तो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक में कहां पर स्थित है? तो कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। कहां पर? कर्नाटक के मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। ठीक है, और देखिए कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को? तो इस उद्यान को जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और नागरहोल उद्यान को 1988 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। कब मिला था? 1988 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत में जो ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, देखिए भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल जो था 1772 से लेकर के 1784-85 ईस्वी तक था। ठीक है, कब से कब तक था? तो 1772 से लेकर के 1784-85 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। और देखिए नोट करिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वारेन हेस्टिंग्स जो है, वारेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता मद्रास की स्थापना किया था। कब किए थे? कलकत्ता और मद्रास का स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग ने किया था। कब किया था? तो 1781 में। कब किया था? 1781 में किया गया था।
आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रयोग प्रक्रिया का प्रावधान करता है? ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 61। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है यह राष्ट्रपति महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका के संबंधित से संविधान से लिया गया था। कहां से लिया गया था? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो है यह भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, कहां से? तो अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है? तो कौन सा क्या पूछ रहा है? सही नहीं है पंचायती राज से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ये जो है संशोधन, ये जो है कथन गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछ रहा था सही नहीं है, इसीलिए यह ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। फिर से देख लीजिए, पंचायती राज के संबंध में जो कथन गलत है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये जो कथन है यह गलत है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेतों को प्रभावी एक गहरी पहुंच के लिए कौन जो है योजना प्रारंभ किया गया है? ठीक है, कौन जो है योजना प्रारंभ किया गया है? फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एक गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? ठीक है, कौन सा योजना प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरा गांव मेरा गौरव, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एक गहरी पहुंच के लिए योजना जो है मेरा गांव मेरा गौरव प्रारंभ किया गया है। ठीक है, किया गया था, ठीक है, किया गया था। और यह योजना जो है 2015 में प्रारंभ किया गया था। कब? तो इसे नोट कर लीजिएगा, 2015 में प्रारंभ किया गया था इस योजना को। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना प्रतिशत भाग है? तो 2% भाग है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, भारत जो है दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2% भाग है। और इसे नोट करिए, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42% है। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 42 होगा क्योंकि पॉइंट के बाद 42 नहीं पढ़ा जाता है, एक एक नंबर पढ़ा जाता है। ठीक है, 2.42% है। और देखिए कि भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? भारत का क्षेत्रफल जो है ये है 32,87,263। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और एक पॉइंट याद रखिए कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत जो है हमारा यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू लाइव्स पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है। और विक्रम सेठ एक भारतीय लेखक हैं। विक्रम सेठ कौन है? तो यह एक भारतीय लेखक हैं और टू लाइफ पुस्तक इन्होंने ही लिखा था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है हमारा कि अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुसाका है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लुसाका है। देखिए, अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी जो है यह लुसाका है। और देख लीजिए, जो ये हरारे है, हरारे का राजधानी क्या हो जाएगा? तो हरारे का देश का हो जाएगा जिम्बाब्वे। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। और डकार जो है, डकार यह कहाँ की राजधानी है? तो डकार सेनेगल की राजधानी है, सेनेगल देश की राजधानी है। और क्या दे रहा है? बमाको हमारा लास्ट ऑप्शन है, इसे भी कवर कर लीजिए। बमाको जो है माली देश की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था? अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी पूछ रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुसाका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लुसाका। आगे बढ़िए, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीच में जो भी क्वेश्चन थे, देखिए यहाँ से 15 के बाद हमने सीधे 51 पर क्यों आ गए? क्योंकि बीच में टोटल मैथ और रीजनिंग के सवाल थे, तो इसीलिए आप लोग ये टेंशन ना ले कि बीच का क्वेश्चन स्किप किया गया है। स्किप नहीं किया गया है, बीच में मैथ और रीजनिंग के सवाल दिए गए थे। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है हमारा
कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध है, यह कब लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1540 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1540 में लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था और इस युद्ध में जो है हुमायूं पराजित हो गए थे। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुए थे और शेरशाह जो है 1540 से लेकर के 1545 तक शासक किया था। 1540 से लेकर के 1545 तक शासन किया था। और शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी, तो 22 मई 1545 को इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी, तो 22 मई 1545 को हुई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और 14 मई को जो मनाया जाता है, 14 मई को देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ना 14 मई, तो 14 मई को क्या मनाया जाता है, तो 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, 27 दिसंबर, हाँ 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिनके पास भूमि सीमा नहीं है। जिनके पास भूमि सीमा नहीं है वो दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरगैसो सागर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सरगैसो सागर हो जाएगा। दुनिया के एकमात्र समुद्र सरगैसो सागर है जिसके पास की भूमि सीमा नहीं है। और देख लीजिए कि सरगैसो सागर जो है उत्तर अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में बीच में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है, फिर से इसे नोट करिए। चलिए, सरगैसो सागर जो है उत्तर अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित है। ठीक है, और सरगैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नागरिकों ने देखा था। कहां के नागरिकों ने इसे देखा था, सरगैसो सागर को, तो स्पेन के नागरिकों ने इसे पहली बार देखा था। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। देखिए ये हम लोगों ने पिछले सेट्स में शायद ये क्वेश्चन कराया गया था। हाँ, ये क्वेश्चन तो हम पक्का करा दिया। ठीक है, पिछले सेट्स में ये क्वेश्चन कराया गया था, इसलिए बोलते हैं पहले जो भी क्लास कराया गया है ना प्रीवियस ईयर, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा। जो भी नहीं देखा है जाकर के प्लीज उसे देखिए। आप लोगों का एग्जाम का प्रिपरेशन करना है ना सही मायनों में, तो जीरो लेवल से तैयारी करिए और मजबूत अपने तैयारी को बनाइए। ये नहीं कि ऐसे ही हवाबाजी में एक ठो चैनल देख लिए, एक ठो वीडियो देख लिए तो तैयारी हो गया, कभी नहीं होगा ऐसे, तब फिर आप फॉर्म ही मत भरिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए गफ्फार खान जो है भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। ये भी क्वेश्चन पहली बार कई बार आ चुका है कि पहले गैर भारतीय कौन थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो किधर दिया गया था, गफ्फार खान को दिया गया था। ठीक है, और देखिए उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सविनय अयोध्या आंदोलन का जो नेतृत्व है यह गफ्फार खान ने ही किया था। किसने किया था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सविनय अयोध्या आंदोलन का जो नेतृत्व है यह खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही किया था। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है कि दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान से कौन जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंपाज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, किस नाम से, पंपास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ज है, यहाँ पर स होगा शायद, हाँ सही होगा, यहाँ पर पंपास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। ठीक है, लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का जो घनत्व है यह निम्नतम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ब्राजील। देखिए लैटिन अमेरिका में दिए गए देशों में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है ब्राजील का है, जहां पर लगभग 25.06, ठीक है, कितना 25.06 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। ठीक है, लैटिन अमेरिका में दिए गए देशों में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ब्राजील का है, जहां लगभग 25.06 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है।
और देखिए कोलंबिया का जो जनसंख्या है, यहाँ पर देखिए कोलंबिया दिया गया है ना, कोलंबिया के बारे में जान जाइए कि कोलंबिया का जो जनसंख्या घनत्व है यह 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, एक्वाडोर। तो एक्वाडोर के बारे में जानिए कि एक्वाडोर की जो जनसंख्या घनत्व है वो 71 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और लास्ट में क्या बच रहा है हमारा, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला का जो जनसंख्या घनत्व है लगभग 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। क्वेश्चन का क्या पूछ रहा था, लैटिन अमेरिका में निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है, तो ब्राजील का है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो ठीक है, निवास स्थान रह चुका था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल किला। लाल किला रह चुका था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए 1857 तक जो है लाल किला जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाल किला। 1857 तक लाल किला जो है भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। और देखिए दिल्ली का जो लाल किला का निर्माण है यह मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। किसने इसका निर्माण करवाया था, तो मुगल के बादशाह शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1628 से लेकर के 1658 तक शाहजहां का जो है शासनकाल था। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या करते हैं, तो इसे क्या किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा जमा अनुपात। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मुद्रा जमा अनुपात। देखिए जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि इजराइल की मुद्रा क्या है, तो इजराइल की मुद्रा क्या है, तो यह है नई शकेल है। ठीक है, नई शकेल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इजराइल की मुद्रा क्या है, तो नई शकेल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए जो नेसेट इजराइल की संसद का नाम क्या है, इजराइल की संसद का नाम क्या है, तो नेसेट है। ठीक है, नेसेट। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेसेट जो है इजराइल की संसद का नाम है। ठीक है, और मोसाद जो है इजराइल का गुप्तचर संस्था एक है। गुप्तचर संस्था जो कि हर देश अपना अपना रखता है, तो जो मोसाद उसका नाम है, जो कि इजराइल की गुप्तचर संस्था है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा कि निम्नलिखित में से कपास से संबंधित में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन पिछले सेट्स में किया कराए हैं, ये तो 100% 2-3 सेट्स में ये क्वेश्चन आ गया है यार। क्वेश्चन नंबर 60 कि निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में छोटे रेशे वाली कपास की सर्वाधिक उत्पादक होता है। छोटे रेशे वाली जो है कपास की सर्वाधिक उत्पादक नहीं होता है भारत में। इसमें क्या पूछ रहा था, जो कि सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो फिर बताइए जब इसका नहीं होता है तो किसका सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक हो जाएगा आपका मध्यम रेशे वाली का होता है। ठीक है, चलिए इसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग नोट करिए, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नोट अभी आप लोगों को बता रहे हैं, नोट करिए इसे, जरूर से जरूर नोट करिए क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में कपास के कुल उत्पादक का जो लगभग है, भारत में कुल उत्पादक का लगभग 16% छोटे वाली, ठीक है, 16% छोटे वाली, 43% मध्य रेशे वाली और 41% जो है लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन होता है। चलिए फिर से नोट कर लीजिए, 16% छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादक होता है भारत में, 16% छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादक और 43% मध्य रेशे वाली कपास का उत्पादक और 41% जो है लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादक हमारे भारत में होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, मध्य रेशे वाली 43%। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए कथन में दिया गया है भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भूयोग्यानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है भूयोग्यानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए भारतीय भूयोग्यानिक सर्वेक्षण मुख्यालय जो है कलकत्ता में स्थित है। और देख लीजिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका स्थापना कब हुआ, भारतीय भूयोग्यानिक सर्वेक्षण संस्था की संस्थापक की स्थापना कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1851 में। 1851 में इसका स्थापना किया गया था और यह भारत के खान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह जो भूयोग्यानिक सर्वेक्षण का जो है, यह जो है भारत सरकार के खान मंत्रालय के विपरीत काम करता है, मतलब कि अधीन कार्य करता है।
आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नृत्य शैली है जो कि राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो यह हो जाएगी लावनी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लावनी। ठीक है, लावनी जो है नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। और जो लावनी नृत्य शैली है तो ये आखिर जब राजस्थान से जब संबंधित नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो होगी ही। तो यह जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 63 कह रहा है हमारा, 63 कह रहा है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है यह ऑप्शंस में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है यह स्थित है। और देखिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण जो है गुप्त काल में करवाया गया था। कब करवाया गया था देवगढ़ का मंदिर का निर्माण? तो गुप्त काल में करवाया गया था इस मंदिर का निर्माण। और देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर जो है भारत का प्रथम मंदिर है जिसमें गुप्तकालीन मंदिरों को सभी विशेषताएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, नोट करिए इस पॉइंट को, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारत का प्रथम मंदिर है जिसमें गुप्तकालीन मंदिरों को सभी विशेषताएं प्राप्त होती है। और देखिए कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। ठीक है, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है यह भगवान विष्णु को समर्पित है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 64 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया गया है? ठीक है, दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, कपिल को जो है दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जेबी कृपलानी थे। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो पहला अध्यक्ष थे वो एम.एस. चंद्र बनर्जी थे। वो एम.एस. चंद्र बनर्जी जो थे भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष एम.एस. चंद्र बनर्जी थे। जबकि दादा भाई नौरोजी जो थे कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी जो थे कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे वो एम.एस. चंद्र बनर्जी। और जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और एक चीज देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये चीज बतलाइए, आप लोग कमेंट में चलिए इसे बतलाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ है निम्नलिखित में से इन ऑप्शंस में से किसने इसे लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ है जिसको भास्कराचार्य ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है। तो कहां पर स्थित है? तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में स्थित है। ठीक है, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में स्थित है पंजाब हिमालय। और इसका विस्तार जो है मुख्यतः जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में है। इसका मुख्तार कहां पर है? तो इसका विस्तार जो है मुख्यतः जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68 कर रहा है, 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सी पदक जो है प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। देखिए, 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा करके स्वर्ण पदक को प्राप्त किया था। किसे हरा करके? श्रीलंका की टीम को हरा करके स्वर्ण पदक जो है महिलाओं ने इसे प्राप्त किया था। और इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली महिला वो कौन थी क्रिकेट टीम की? तो उनका नाम है, कप्तान है वो इंडियन क्रिकेट टीम की हरमनप्रीत है। ठीक है, हरमनप्रीत कौर को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, सोन नदी जो है
सोन नदी रोहतास जिला से बिहार में प्रवेश करती है और सोन नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। और सोन नदी जो है गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी जो है गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? बिहार में कुल कितने रामसर साइट्स है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक है। टोटल जो है बिहार में अभी एक है रामसर साइट्स। देखिए बिहार में सिर्फ एक रामसर साइट है जो कि बेगूसराय जिला में कांवरतारा झील जो है वहां पर स्थित है। कहां पर? बिहार में सिर्फ एक रामसर साइट है और जो कि बिहार जिला में कांवरताल झील में जो है स्थित है और यह जो है बिहार की एकमात्र रामसर साइट है। बेगूसराय जिला में स्थित कांवरताल झील जो है, कांवरताल झील बिहार की एकमात्र रामसर साइट है। और देखिए कि भारत में रामसर साइट टोटल कितने हैं? तो 75 है। ये तो बिहार का पूछ रहा था, अगर भारत का पूछ दे तो टोटल कितना है? तो 75 रामसर साइट से टोटल भारत के हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, और देखिए यह जो है अकबर ने 1571 ईस्वी में, कब? 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। ठीक है, अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। इसे आप लोग जरूर नोट रखिएगा, नोट करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिर से रिपीट करिए। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती है। तो किससे अधिक नहीं हो सकती है? कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? तो 15% से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए प्रधानमंत्री सहित जो है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि लोकसभा और विधानसभाओं के कुल सदस्यों का 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है और छोटे राज्यों में जो है 12 मंत्री होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेनापति का नाम क्या था? तो इसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। कब हराया था? 305 ईस्वी में हराया था। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का जो है, अपनी पुत्री, तो उनकी पुत्री का नाम पहले देख लीजिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया, क्या नाम था? कार्नेलिया। कार्नेलिया की शादी फिर किससे कर दी? तो उसने चंद्रगुप्त से उसकी शादी कर दी थी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी जो उनकी पुत्री थी कार्नेलिया, उनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिए थे। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का 15वां भाग, ठीक है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 15वां जो भाग है वह निर्वाचन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, निर्वाचन। और देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक जो है निर्वाचन से ही संबंधित है। कितना से कितना? तो 324 से लेकर के 329 तक जितने भी जो क्या बोलते हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं यह जो है किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। पहला जो है अनुच्छेद, यह अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। और लास्ट इसका पॉइंट देखिए जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान का भाग 18 के, भारतीय संविधान का भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक जो है आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। ठीक है, किससे? आपातकालीन प्रावधान से संबंधित जो है भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है? ठीक है, कोरोमंडल का जो मैदान है भारत के किस दिशा में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोरोमंडल का मैदान जो है भारत की दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। और कोरोमंडल तट जो है
जो कोरोमंडल तट जो है यह मुख्य विस्तार लगभग 22,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, कोरोमंडल का जो मैदान है, कोरोमंडल तट मुख्य जो है विस्तार लगभग 22,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और तमिलनाडु के पूर्वी भाग में कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है। तमिलनाडु के पूर्वी भाग में जो है कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य धुमहल है? निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य धुमहल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर राज्य जो है राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य धुमहल है। जम्मू और कश्मीर राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य धुमहल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और धुमहल नृत्य जो है जम्मू और कश्मीर के रौफ जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो धुमहल नृत्य जो है जम्मू और कश्मीर के रौफ जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का मुख्य जो लोक नृत्य है उसको आप लोग नोट करिए। जम्मू कश्मीर के जो मुख्य लोक नृत्य है उनमें से आते हैं हिकात और मंदजस, कूद दांडी नाच और दमाली। ठीक है, कौन कौन? चार है, हिकांत, मंदजस, कूद दांडी नाच और दमाली। ठीक है, ये चारों जो है जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं, मुख्य लोक नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस पंचायती योजना में प्राथमिकता को विकास से हटा करके प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटा करके प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटा करके प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से लेकर के 1966 तक के लिए था। कब से कब तक? तो 1961 से लेकर के 1966 तक था। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कितने प्रतिशत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। ठीक है, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? तो देखिए, इसमें से जो सही सुमेलित है उसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति। और देखिए, इसमें दिया गया है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाणिज्य दिया गया है तो ये गलत है, वाणिज्य नहीं होगा, इनका हो जाएगा खाद्य एवं कृषि। राजेंद्र प्रसाद का खाद्य एवं कृषि होता है। और देखिए, राजकुमारी अमृत कौर जो दिया गया है, राजकुमारी अमृत कौर का क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, यहाँ पर शिक्षा है इसलिए गलत है। और लास्ट हमारा है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तो इनका क्या हो जाएगा, इनका शिक्षा होता है, यहाँ पर वित्त दिया गया है, ये भी गलत है, सिर्फ एक सही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? तो ठीक है, इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा बाजार और मेले। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, बाजार और मेला जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, पहले जो कितने थे राज्य सूची में, तो पहले राज्य सूची में 66 विषय थे और वर्तमान में अभी कितने हो चुके हैं, तो 59 विषय हो चुके हैं, वर्तमान में 59 हो चुके हैं। राज्य सूची का था ये। ठीक है, राज्य सूची में पहले 66 थे, अभी हो गए हैं 59। और देखिए, इसी तरह से संघ सूची में पहले 97 थे, संघ सूची में पहले 97 विषय थे और अभी वर्तमान में 98 हो गए। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जो है किस देश ने जीता है? महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारत ने जीता है। देखिए, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है और भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हरा करके पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप को खिताब को जीता है। ठीक है,
भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हरा करके पहली बार भारत महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है, और पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जो है भारत ने ही पाकिस्तान को हरा करके जीता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के पास। प्लीज़ आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं, इतना जोर जोर से बोलते हैं ताकि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रिकॉर्ड हो पाए, आप लोग अच्छे से देख पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ और 0 लेवल से तैयारी करके आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। साथियों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूरी करिए, क्योंकि हर वीडियो जो अभी बिहार BSCC बिहार दुर्गा की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से हम करा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गीता प्रेस जो कि गोरखपुर में है, इसे किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार जो है गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया है। और जो गांधी शांति पुरस्कार है यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है, यानी कि हर वर्ष में दिया जाता है। और वर्ष 1995 में महात्मा गांधी के 125वें जयंती पर इस पुरस्कार को स्थापित किया गया था। कब? 1995 में महात्मा गांधी के 125वीं जयंती पर। ठीक है, और गांधी प्रेस जो है गोरखपुर स्थान पर जो है गोरखपुर में स्थापना है। तो कब किया गया था गोरखपुर में स्थापना गीता प्रेस को? तो गीता प्रेस को गोरखपुर की स्थापना जो है 1923 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1923 में इसकी स्थापना हुई थी गीता प्रेस गोरखपुर को। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? ये तो अभी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तो आने वाले लगभग हर एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, SSC हो, MTS हो, हर एग्जाम में ये सब पूछे ही जाएंगे, ये तो फिक्स है। क्या कर रहा है हमारा? 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो किस रॉकेट से? तो वो है LVM3M4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, LVM3M4। देखिए 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 जो है LVM3M4 रॉकेट से किया गया है। और इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई 2023 को, इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई, कब? 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से सतीश धवन जो है श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। फिर से देखिए, इस मिशन के तहत जो है चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 84 कर रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड बॉय इमोशन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य जो है यूनाइटेड बॉय इमोशन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है 2021 में आयोजित हुआ, जिसमें कि भारत ने कुल 7 पद को प्राप्त किया था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है 2021 में आयोजित हुआ, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक को प्राप्त किया। और अगला ओलंपिक जो होगा 2024 का, यह कहां पर आयोजित होगा? तो यह पेरिस के फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए महिला उद्यमिता दिवस जो है प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। और महिला उद्यमिता दिवस जो है वर्ष 2014 से मनाया जाता है। कब से? तो 2014 से जो है इसे मनाया जाता है। महिला उद्यमिता दिवस को कब से मनाया जाता है? तो वर्ष 2014 से मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां से हम लोग का विज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट है।
ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है, तो 32 ग्राम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 32 ग्राम होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, तो अणुओं के गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठोस, द्रव और गैस। देखिए गैसों के अणुओं की जो गति तीव्र होती है, जिसके कारण इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। गैसों के अणुओं की जो गति तीव्र होती है, जिसके कारण जो है इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में ह्यूमन के थकान होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लैक्टिक अम्ल। देखिए लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है, और लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध जो है खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध जो है खट्टा होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है, तो कौन सा वायुदाब सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.001 mmHg। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो वह यह गलत है जो अधातुएं धनायन बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यह जो कथन है गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए जो तत्व धातुओं का भ्रांति व्यवहार नहीं करती है वह अधातु कहलाती है, और अधातु को आवर्त सारणी में दाईं ओर रखा गया है। अधातु को आवर्त सारणी में दाईं ओर रखा गया है, और अधातुओं के ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्ल होती है। और याद रखिएगा और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, पहला नंबर देख लीजिए, यह जो है अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, और धातुओं के जो ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है यह क्षारकीय होती है। देखिए अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है, और धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो क्षारकीय होती है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिनोइड श्रेणी में 14 तत्व हैं। ठीक है, एक्टिनोइड श्रेणी में 14 तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है इस श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो कौन सा तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीएम होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए एक्टिनोइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, टीएम जो है तत्व एक इस श्रेणी का सदस्य नहीं है, और टीएम जो है यानी कि थ्यूलियम एक लेंथेनोइड तत्व है। टीएम जो है एक लेंथेनोइड तत्व है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन देखिए इसमें से सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है सही है और दूसरा गलत है। पहला और तीसरा सही है और दूसरा जो है यह गलत है। ठीक है, तो देखिए आप लोग पहले कथन पढ़ लीजिए। ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, और जो सही है वो कथन कौन सा है, और एक कथन जो है ठोस CO2 जो है सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और सी जो है तीनों सही है, दोनों सही है, और जो बी है वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl के घोल में लवण का जो साधारण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे। देखिए NaCl के घोल में लवण का साधारण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तनांक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए NaCl के घोल में लवण का जो साधारण बढ़ाने पर अपरिवर्तनांक गुण धर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और NaCl के घोल में लवण का साधारण बढ़ाने से pH का जो मान और बढ़ जाएगा, pH का जो मान होता है यह और बढ़ जाएगा। NaCl के घोल में लवण का साधारण बढ़ाने से pH का मान और जो है बढ़ जाएगा। और देखिए ये पॉइंट आप लोग को जो अभी बता रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट आप लोग नोट करिए। लाल रंग का जो अपरिवर्तनांक होता है सबसे कम होता है, लाल रंग का अपरिवर्तनांक सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का अपरिवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकोपोडियम ट्रेकियोफाइटा के किस उपसंग का सदस्य है। लाइकोपोडियम और ट्रेकियोफाइटा के किस उपसंग का सदस्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकोसिडा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए लाइकोपोडियम और ट्रेकोफाइटा के किस उपसंग का सदस्य है, तो ये जो है लाइकोसिडा का
जो है उपसंघ का सदस्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दमा दमा जो है मानव शरीर के डायस का विचार है। तो दमा जो है मानव शरीर के डायस का विचार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए दमा जो है मानव शरीर के श्वसन तंत्र का एक विचार है, और ऐसा रोग जो है दमा रोग जो है जिसमें रोगी को खांसी के कभी कभी दौरे उत्पन्न हो जाते हैं, उसे दमा कहा जाता है। देखते हैं ना, कभी कभी खांसी बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है, उसी को हम लोग दामा बोलते हैं। ठीक है, उसी को दामा बोला जाता है, जिसे बार बार खांसी हो जाती है और बहुत ही तेज आती है, उसको दामा बोलते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जो है आहार श्रृंखला का संघटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, देखिए कौन कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2 और 3 जो है यह होगा, जो कि सही संघटक नहीं पूछ रहा है ना, तो ये दोनों नहीं है। प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा और भेड़िया, घास, सांप और बाघ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए कि क्यों नहीं है, तो ये आप लोग को बता दें कि देखिए आहार श्रृंखला जो है क्या पूछ रहा है, आहार श्रृंखला का संघटक नहीं है, यही पूछ रहा है ना। तो देखिए आहार श्रृंखला जो है यह एक जलीय आहार श्रृंखला है। देखिए कौन से पॉइंट, तो दूसरा नंबर पॉइंट हम आप लोग को बता रहे हैं कि यह एक जलीय आहार श्रृंखला है, अतः टिड्डा जो है इसका भाग नहीं हो सकता है। देखिए मानव, मछली और प्लवक जो है ये तीनों हो सकता है, टिड्डा मगर जो है भाग नहीं हो सकता है जलीय का। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है यह जो है। और तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि हमारा भेड़िया, सांप तथा बाघ सभी जो है मांसाहारी है। देखिए इसमें भेड़िया, सांप और बाघ सभी मांसाहारी है, और इसमें क्या जोड़ दिया गया है, तो घास जोड़ दिया गया है, इसीलिए ये भी आहार श्रृंखला का संगठन नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 और 3 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए साथियों, ऐसे आप लोगों को हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बतलाते हैं, ये मत सोचिएगा कि सर वीडियो लंबा कर रहे हैं, अगर नहीं बतलाएंगे तो आप लोग फिर सिर्फ रट्टा मारने वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्कशन के साथ क्लास बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, आप लोग इसे प्लीज नोट करिए, अच्छे से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो कथन सही नहीं है एंटीबायोटिक्स के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंटीबायोटिक्स के बारे में जो है यह कथन जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अनुवांशिक रोग लक्ष्य प्ररूपी समांत किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है तो रोग है, तो वो कौन सा रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग संहरण प्रभावी। ठीक है, लिंग सहलगन अप्रभावी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी समांत किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों में स्थानांतरित होता है तो वह जो है लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लिंग सहलग्न प्रभावी रोग है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं। यह जो कथन है गलत है, इसमें क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कौन जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए हरे पौधे अपना भोजन जो है कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, यह कथन गलत है। ठीक है, कार्बनिक जो है पदार्थों से प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा, HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है। क्या हो सकता है HIV का इलाज नहीं होने पर? तो HIV का इलाज नहीं होने पर एड्स हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। HIV का इलाज नहीं होने पर एड्स हो सकता है। और एड्स का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड यूमिन, आप लोग नोट करिए पहले इसे, एक्वायर्ड यूमिन डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड यूमिन डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है एड्स का फुल फॉर्म होता है। तो साथियों यही था हमारा आज का टेस्ट सीरीज नंबर पहला, जो कि अभी जिसमें टोटल 24 सेट से दिए गए हैं टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन के साथ। हम लोग आप लोगों को विद डिस्कशन के साथ ही डेली ऐसे डेली कराते रहेंगे क्लासेस। साथियों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के पास, दबा करके शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां शेयर करना है वहां पर शेयर करिए।
खूब शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप बिहार बीएससीसी और बिहार दरोगा की जोरों शोरों से 0 लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।